24 साल पहले पटना में शिल्पी जैन और गौतम सिंह की कुछ नेताओं के द्वारा हत्या कर दी गई, जबकि कानून और अदालत की फाइलों में इस केस को आत्महत्या बताकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मगर दावे और सच्चाई कुछ और थे, क्योंकि शिल्पी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट डॉक्टर्स ने नहीं बल्कि पटना पुलिस ने खुद तैयार की थी, या यूं कहें पटना पुलिस ने अपनी पूरी ताकत शिल्पी जैन के हत्यारों को बचाने में लगा दी थी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि केस का प्राइम सस्पेक्ट कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद का साला और बिहार की ही मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी का भाई साधु यादव था। दोस्तों, आज आपको एक ऐसे केस से रूबरू करवा रहे हैं जिसमें सीबीआई ने भी अपराधी को बचाने में अहम भूमिका निभाई। चलिए जानते हैं पूरे केस को सिलसिलेवार तरीके से। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। सबसे पहले केस के दो अहम किरदारों को जान लीजिएगा, शिल्पी जैन और गौतम सिंह। घटना के समय शिल्पी जैन की उम्र महज 23 साल थी। शिल्पी पटना के बड़े बिजनेसमैन उज्जवल जैन की बेटी थी। वर्ष 1999 के आसपास उज्जवल जैन पटना में कमला स्टोर्स नाम से एक रेडीमेड कपड़ों की बड़ी दुकान चलाते थे। शिल्पी जैन बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी और दिखने में बेहद खूबसूरत। इसके साथ ही इसने मिस पटना का खिताब भी हासिल किया था। कहानी का दूसरा अहम किरदार है गौतम सिंह। ये कोई मामूली इंसान नहीं था। इसके पिता डॉक्टर बीएन सिंह लालू प्रसाद के बेहद करीब थे। बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ लंदन में रहते थे। समय समय पर पटना भी आना जाना लगा रहता। यहाँ गौतम सिंह राजनीति में रुचि दिखाता है और बिहार आके रहने लगता है। 1999 में लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले के आरोप में जेल गए। वहीं इनके जेल जाते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने संभाली। राबड़ी देवी का भाई साधु भी एक चलती फिरती सरकार बन गया था। लोग तो यहाँ तक कहते थे कि राबड़ी देवी तो सिर्फ नाम की थी, उच्च अधिकारी तो साधु के आगे पीछे घूमते थे। साधु और गौतम दोनों की दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे दोनों एक सिल्वर नाम से रेस्टोरेंट भी शुरू करते हैं। ये दोनों अब एक तरह से राजनीति के साथ साथ बिजनेस पार्टनर भी बन चुके थे। एक दिन रेस्टोरेंट में शिल्पी की मुलाकात होती है गौतम से, और पहले ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इन्होंने जो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी वो उस वक्त अधूरी रह गई जब 3 जुलाई 1999 की रात शिल्पी जैन और गौतम की लाश गांधी मैदान थाने के अंतर्गत आने वाले एमएलए क्वार्टर के गैराज में मारुति कार में पड़ी मिली। यहाँ दो बड़े घराने से आने वाले लड़का और लड़की की मौत से पूरे पटना में सनसनी मच जाती है, मगर सच उस वक्त कोई नहीं जान पाया। उस वक्त क्या सच तो आज भी लोगों को नहीं पता, क्योंकि पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिना ही विसरा रिपोर्ट के उसे आत्महत्या का केस बता दिया था। 2 जुलाई को शिल्पी जैन कंप्यूटर क्लास के लिए इंस्टीट्यूट की तरफ जा रही थी। तभी उसके पास एक कार आकर रुकती है। कार में बैठा शख्स कहता है कि मैं भी इसी साइड जा रहा हूँ और तुम्हें इंस्टीट्यूट तक छोड़ दूंगा। ये कोई और नहीं बल्कि शिल्पी के लवर यानी कि गौतम का दोस्त था, जिसे शिल्पी भी बखूबी जानती थी। थोड़ी दूर चलने के बाद कार इंस्टीट्यूट जाने की बजाय दूसरे रास्ते की तरफ मुड़ जाती है। जो शिल्पी पूछती है कि कहाँ जा रहे हो, तो वह शख्स बताता है कि फुलवारी शरीफ के गेस्ट हाउस में गौतम वेट कर रहा है। जो नहीं जानते उन्हें बता दे, फुलवारी शरीफ पटना से ही लगा हुआ इलाका है। शिल्पी उस शख्स के साथ आराम से जा रही थी। उसे ये अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन तभी किसी न किसी तरीके से गौतम को इस बात का पता चल जाता है कि शिल्पी किसी शख्स के साथ गेस्ट हाउस की तरफ जा रही है। जब गौतम उस गेस्ट हाउस में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि ये गेस्ट हाउस अमीर लोगों की अय्यासी का अड्डा था, जिसमें शिल्पी को एक कमरे में बंद कर रखा था और वहाँ कई लोग बाहर खड़े थे जो शिल्पी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। गौतम जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो गौतम की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। इसके बाद शिल्पी के साथ बलात्कार किया जाता है। उधर जब शिल्पी घर नहीं आई तो परिवार ने स्थानीय थाने में बेटी की गायब होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई, जहां उन्हें पता लगा कि गौतम भी गायब है। इन दोनों की खोजबीन में पुलिस के कई घंटे लग गए थे, लेकिन कोई सुराग नहीं। तभी पुलिस की एक टीम गांधी मैदान के एमएलए क्वार्टर में जाती है और उसी क्वार्टर के गैराज से मारुति सुजुकी जैन के अंदर 2 लाशें बरामद करती है। यहाँ पुलिस का डायरेक्ट एमएलए के क्वार्टर से लाश बरामद करना एक बड़ा इत्तेफाक था। इतना ही नहीं, जब पुलिस क्वार्टर में पहुंची तो वहाँ साधु पहले से ही मौजूद था। क्या ये भी एक इत्तेफाक था? शिल्पी की लाश देखने पर साफ पता चल रहा था कि उसके शरीर पर जूतों के निशान हैं। वहीं गौतम की बॉडी पर डंडों के निशान थे। तभी पुलिस दोनों की लाश को कब्जे में लेकर पीएमसीएच भेज देती है। ये एक हॉस्पिटल है, जबकि कायदे से तो पुलिस को सबसे पहले सबूत इकट्ठा करने थे। वहीं एक कांस्टेबल कार को खुद चला के थाने ले आया, जिसके चलते कार के हैंडल पर लगे फिंगरप्रिंट पूरी तरह से मिट चुके थे। यूं तो भारत में पुलिस पर काम यानी कि जांच धीरे करने के आरोप अक्सर लगते रहते हैं, मगर पटना शिल्पी केस में
पुलिस ने तेजी दिखाते हुए नई मिसाल कायम कर दी। जाबाज और साहसी पटना पुलिस ने 4 घंटे बाद ही बिना विसरा रिपोर्ट और बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मीडिया में बता दिया कि गौतम और शिल्पी दोनों की कार में दम घुटने से दर्दनाक मौत हुई है। इतना ही नहीं, पटना पुलिस ने आनन फानन में दोनों के परिजनों को बताए बिना ही अंतिम संस्कार भी कर दिया। 1 हफ्ते बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें बताया गया कि इनकी मौत जहर खाने से हुई है। इधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही पुलिस अपना बयान बदलते हुए कहती है कि दोनों ने जहर खाकर ही आत्महत्या की है, मगर सच कुछ और था। उधर बिहार सरकार पर अनेक आरोप लगते हैं। लोग समझ चुके थे कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। लोगों का साफ कहना था कि साधु यादव ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और वही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड है। लोगों की मांग थी कि इस केस की सीबीआई जांच हो। शुरुआत में बिहार सरकार सीबीआई जांच के आदेश नहीं देती, मगर लोगों का बढ़ता गुस्सा देख 2 महीने बाद सितंबर में सीबीआई को आदेश दिए जाते हैं कि वो इस केस को हैंडल करे। सीबीआई इधर इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए शिल्पी जैन की विसरा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एनालिसिस करती है और उसे हैदराबाद फोरेंसिक के लिए भेज देती है और फिर से हर पहलू की जांच शुरू की गई। कुछ समय बाद हैदराबाद फोरेंसिक से जब रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि शिल्पी के साथ 5 से ज्यादा लोगों ने बलात्कार किया है। सीबीआई सबसे पहले साधु यादव से जांच के लिए उनका ब्लड सैंपल मांगती है, लेकिन साधु यादव ब्लड सैंपल देने से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात ये रही कि साधु के इनकार करने के बाद सीबीआई ने कोई सैंपल नहीं लिया। अगर सीबीआई चाहती तो अदालत में जाकर साधु यादव को सैंपल देने के लिए मजबूर कर सकती थी। करीब 2 साल बाद 2003 में सीबीआई अपनी एक रिपोर्ट पेश करती है जिसमें बताया जाता है गौतम और शिल्पी ने जहर खाकर आत्महत्या की है। इसके साथ ही सीबीआई इस केस को क्लोज कर देती है। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि आखिर सीबीआई ने वही बताया जो पटना पुलिस ने पहले बताया था, लेकिन हैदराबाद से आई उस फोरेंसिक रिपोर्ट का क्या जिसमें 5 से ज्यादा लोगों के बलात्कार की पुष्टि हुई थी। शिल्पी जैन के परिवार वाले लगातार इस मामले की जांच की कोशिश करते रहे। 2006 में शिल्पी जैन के भाई प्रशांत ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने उसके हाथ पैर तोड़ दिए। इसके बाद इस परिवार ने न्याय की उम्मीद ही छोड़ दी। इस केस ने कई सवाल छोड़े हैं। एमएलए क्वार्टर में शव कैसे पहुंचे? साधु यादव से सैंपल क्यों नहीं लिया गया? फोरेंसिक रिपोर्ट के बावजूद दोषियों को क्यों नहीं पकड़ा गया? अगर आपको ऐसे केसेस में रुचि है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी और सच्ची घटनाओं से आप रूबरू हो सकें। धन्यवाद।